राहुल गांधी की कुंडली हर तरह से स्ट्रांग है, बहुत बढ़िया कुंडली है। ये सरकारें बनवा सकते हैं। नहीं, राहुल गांधी में भी नहीं है, प्रियंका गांधी में भी नहीं है। दूसरा, इन पर बड़े बड़े श्राप हैं, उन श्रापों का भी। राहुल गांधी का नाम सुनते ही आज देश दो हिस्सों में बंट जाता है। कुछ लोग उन्हें कांग्रेस की आखिरी उम्मीद मानते हैं और कुछ लोग उन्हें उसी कांग्रेस का सबसे कमजोर अध्याय कहते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि राहुल गांधी की आज की राजनीतिक लड़ाई सिर्फ वोटों, सीटों और चुनावी हार जीत की लड़ाई नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक ऐसी पुरानी चेतावनी की कहानी सुनाई जाती है जो दशकों पहले सत्ता के दरवाजे पर खड़े संतों के आंसुओं, क्रोध और अपमान से जुड़ी हुई थी। तो क्या आप यकीन करेंगे? सोचिए, एक समय जिस कांग्रेस के सामने पूरा देश झुकता था, आज वही कांग्रेस अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष कर रही है। नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, संगठन कमजोर दिख रहा है और राहुल गांधी बार बार जनता के बीच जाकर जैसे किसी डूबते जहाज को किनारे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सब सिर्फ राजनीति है या 2026 कांग्रेस और राहुल गांधी के लिए वही मोड़ बनने वाला है जिसके बारे में लोग वर्षों से फुसफुसाकर बात करते आए हैं? इस वीडियो में हम किसी अंधविश्वास को सच साबित करने नहीं, बल्कि एक ऐसी रहस्यमयी राजनीतिक कहानी को खोलने जा रहे हैं जहां इतिहास, सत्ता, संतों की चेतावनी और राहुल गांधी का भविष्य एक ही धागे में बंधते दिखाई देते हैं। और अंत में मैं आपको वह संकेत बताऊंगा जिसे सुनकर आप खुद सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। क्या 2026 राहुल गांधी के लिए वापसी का साल होगा या कांग्रेस की उस डरावनी भविष्यवाणी का अगला अध्याय? चलिए दोस्तों, जरा जल्दी से कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसे मिला। क्या आपने इसे खुद सर्च किया था या ये अचानक आपकी स्क्रीन पर आ गया और आपने क्लिक कर दिया? सच सच बताइए, क्योंकि हमें भी जानना है कि आखिर YouTube आज हमारे सनातन धर्म की यह आवाज आप तक कैसे पहुंचा रहा है। और हां, अगर आप सच में एक सच्चे हिंदू हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। वीडियो को लाइक करना मत भूलना ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि सनातन की शक्ति अभी जिंदा है। तो चलिए, बिना वक्त गंवाए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। क्या आपको पता है कि भारत की राजनीति में एक ऐसी भविष्यवाणी का जिक्र किया जाता है जिसके बारे में दावा है कि वह सिर्फ इंदिरा गांधी तक सीमित नहीं थी, बल्कि कांग्रेस के पूरे भविष्य से जुड़ी थी? कहा जाता है कि यह भविष्यवाणी उस द्वार से निकली थी जब सत्ता अपने चरम पर थी। कांग्रेस देश की सबसे मजबूत राजनीतिक ताकत थी और गांधी परिवार के नाम के आगे बड़े बड़े नेता भी छोटे दिखाई देते थे। लेकिन आज तस्वीर बदल चुकी है। वही कांग्रेस जो कभी दिल्ली की सत्ता का केंद्र हुआ करती थी, आज अपने अस्तित्व, अपने नेतृत्व और अपने भविष्य को लेकर लगातार सवालों में घिरी हुई है। और इस पूरी कहानी के बीच सबसे बड़ा नाम है राहुल गांधी। राहुल गांधी लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, सरकार पर सवाल उठा रहे हैं और कांग्रेस को फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन 2026 के आसपास बन रहे राजनीतिक हालात देखकर कई लोग पूछ रहे हैं, क्या वह डरावनी भविष्यवाणी अब सच होती दिख रही है? क्या कांग्रेस का संघर्ष सिर्फ चुनावी कमजोरी है या इसके पीछे कोई पुरानी चेतावनी, कोई पुराना श्राप, कोई अधूरी कहानी छिपी है? वीडियो के आखिर में मैं आपको वह संकेत बताऊंगा जिसे कई लोग कांग्रेस के भविष्य का सबसे बड़ा मोड़ मान रहे हैं। इसलिए इस कहानी को अंत तक जरूर देखिए। एक समय था जब भारत की राजनीति कांग्रेस के नाम से शुरू होती थी और कांग्रेस के नाम पर ही खत्म हो जाती थी। आजादी की लड़ाई से लेकर दिल्ली की सत्ता तक बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े फैसले और प्रधानमंत्री पद, सबके केंद्र में कांग्रेस दिखाई देती थी। देश में सरकार किसकी बनेगी, नीति कौन तय करेगा, प्रधानमंत्री कौन होगा, इन सवालों का जवाब कई दशकों तक लगभग एक ही पार्टी के आसपास घूमता रहा। कांग्रेस सिर्फ एक राजनीतिक दल नहीं बल्कि सत्ता की पहचान बन चुकी थी। लेकिन आज वही कांग्रेस अपने सबसे कठिन दौर से गुजरती दिखाई देती है। एक समय कांग्रेस सत्ता का केंद्र थी, आज सत्ता तक पहुंचने के लिए उसे गठबंधन के सहारे खड़ा होना पड़ रहा है। जिन राज्यों में कभी उसका झंडा सबसे ऊंचा लहराता था, वहां अब उसे अपनी जमीन बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। और इसी संघर्ष के बीच राहुल गांधी कांग्रेस का चेहरा बनकर खड़े हैं। वह यात्राएं कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, सरकार पर सवाल उठा रहे हैं और जनता से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन असली सवाल यही है, क्या जनता राहुल गांधी को उस रूप में स्वीकार कर रही है जैसा कांग्रेस चाहती है, या फिर यह सिर्फ राजनीतिक हार जीत की कहानी नहीं बल्कि किसी पुराने कर्म, किसी पुराने श्राप और किसी ऐसी चेतावनी का असर है जिसकी गूंज आज भी कांग्रेस के पीछे पीछे चल रही है। हमारे पुराणों में बार बार एक बात कही गई है, जब सत्ता के भीतर अहंकार आ जाता है, जब धर्म की आवाज को कमजोर समझ लिया जाता है और जब संतों, देवों या तपस्वियों का अपमान होने लगता है, तब विनाश बाहर से नहीं आता, वह भीतर ही भीतर जन्म लेने लगता है। ऐसी ही एक कथा है दक्ष प्रजापति की। दक्ष प्रजापति शक्तिशाली थे, प्रतिष्ठित थे और अपने पद के अभिमान में डूबे हुए थे। उन्होंने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया।
देवताओं को बुलाया, ऋषियों को बुलाया, लेकिन भगवान शिव को अपमानित करने के लिए जानबूझकर आमंत्रित नहीं किया। यह सिर्फ निमंत्रण न देने की बात नहीं थी, यह अहंकार का प्रदर्शन था। माता सती जब उस यज्ञ में पहुंची तो वहां शिव का अपमान हुआ। शब्दों में तिरस्कार था, सभा में मौन था और सत्ता के अभिमान ने धर्म की मर्यादा को लांघ दिया था। अंत में वही यज्ञ जो सम्मान और पुण्य के लिए किया गया था, विनाश का कारण बन गया। यह कथा सिर्फ धर्म की नहीं, सत्ता और अहंकार की भी है। जब सत्ता अपनी जड़ों को भूल जाती है, जब वह सुनना बंद कर देती है, तब उसका पतन बाहर से नहीं भीतर से शुरू होता है। क्योंकि पतन हमेशा चुनाव हारने से शुरू नहीं होता। कभी कभी पतन उस दिन शुरू होता है जब सत्ता खुद को धर्म, जनता और सत्य से बड़ा समझने लगती है। फिर आया साल 1966, वही साल जिसे कई लोग कांग्रेस और सनातन समाज के रिश्ते में एक बड़े मोड़ की तरह देखते हैं। कहा जाता है कि उस समय देश भर में गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध की मांग तेज हो रही थी। साधु संत, गौ रक्षक, धार्मिक संगठन और हजारों श्रद्धालु चाहते थे कि सरकार इस विषय पर सख्त कानून बनाए। इसी मांग को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों से लोग दिल्ली की तरफ बढ़ने लगे। दिल्ली की सड़कों पर भगवा वस्त्रों की भीड़ थी, हाथों में झंडे थे, मुख से गौमाता की रक्षा के नारे थे और सामने सत्ता की ऊंची दीवारें थीं। संसद के बाहर माहौल धीरे धीरे भारी होता जा रहा था। एक तरफ संतों की मांग थी, दूसरी तरफ सरकार की चुप्पी और सुरक्षा बलों की तैयारी। जो आंदोलन मांग से शुरू हुआ था, वह धीरे धीरे टकराव में बदलने लगा। भीड़ बढ़ती गई, नारे तेज होते गए, बैरिकेड्स पर दबाव बढ़ा और फिर अचानक माहौल बिगड़ गया। धूल उड़ रही थी, लोग इधर उधर भाग रहे थे, पुलिस बल आगे बढ़ रहा था और हर तरफ अफरा तफरी फैल चुकी थी। कई कथाओं में दावा किया जाता है कि इसी तनाव के बीच गोली चलने की आवाजें गूंजी। कुछ रिपोर्टों में मौतों की संख्या कम बताई गई तो कुछ वर्णनों में इसे कहीं ज्यादा भयावह कहा गया। लेकिन आंकड़ों से अलग इस घटना ने एक गहरी छाप छोड़ी, क्योंकि उस दिन सिर्फ एक आंदोलन नहीं टूटा था, कई लोगों के मन में यह विश्वास भी टूट गया था कि सत्ता साधुओं की आवाज को सुनेगी। और यहीं से उस कहानी की शुरुआत मानी जाती है जिसे आगे चलकर लोग एक श्राप, एक चेतावनी और कांग्रेस के पतन से जोड़ने लगे। इस पूरे आंदोलन के केंद्र में जिन संत का नाम सबसे ज्यादा लिया जाता है वह थे स्वामी कृपात्री महाराज। कृपात्री महाराज केवल एक साधु नहीं माने जाते थे, वे शास्त्रों के गहरे झाता, सनातन धर्म के प्रखर वक्ता, दशनामी परंपरा के सन्यासी और गौ रक्षा आंदोलन के बड़े चेहरों में से एक थे। कहा जाता है कि उनका जीवन वैराग्य, तपस्या और धर्म की रक्षा के लिए समर्पित था। उनकी वाणी में शास्त्रों का ज्ञान था और व्यक्तित्व में ऐसा तेज था कि बड़े बड़े नेता भी उनके सामने संभल कर बोलते थे। लेकिन 1966 की उस घटना ने उनके हृदय को भीतर तक झकझोर दिया। कहा जाता है कि जब उन्होंने घायल साधुओं को देखा, जब भगवा वस्त्रों पर धूल और खून के निशान देखे, जब उन्होंने उन लोगों की पीड़ा महसूस की जो गौ रक्षा की मांग लेकर आए थे, तो उनके भीतर का संत मौन नहीं रह सका। लोक कथाओं में यह बात कही जाती है कि उसी क्षण उन्होंने सत्ता को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि जिस तरह धर्म और गौ रक्षा की आवाज को दबाया गया है, उसी तरह एक दिन सत्ता खुद अपने कर्मों के बोझ से दबेगी। यह चेतावनी सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं मानी गई। कई लोग इसे कांग्रेस की विचारधारा, उसके अहंकार और उसके भविष्य से जोड़कर देखते हैं। और यही वह पल था जहां से एक राजनीतिक घटना धीरे धीरे एक डरावनी भविष्यवाणी में बदलने लगी। सालों बाद भारत ने वह दिन भी देखा जिसने पूरे देश को हिला दिया। इंदिरा गांधी की हत्या उन्हीं के सुरक्षा कर्मियों द्वारा कर दी गई। यह घटना अपने आप में भारतीय राजनीति का सबसे दर्दनाक और बड़ा मोड़ थी। लेकिन कई लोग इस घटना को सिर्फ एक राजनीतिक हत्या के रूप में नहीं देखते। लोक कथाओं और चर्चाओं में इसे कृपात्री महाराज की कथित चेतावनी से जोड़कर देखा जाता है। कुछ लोग गोपाष्टमी के संदर्भ को भी इसी कहानी का हिस्सा मानते हैं और यही वजह है कि यह घटना समय के साथ एक रहस्य, एक भय और एक भविष्यवाणी के रूप में सुनाई जाने लगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली सवाल इंदिरा गांधी का नहीं था। असली सवाल उस विचारधारा का था जिसने कभी भारत की राजनीति पर अकेले राज्य किया था। इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी का दौर आया, कांग्रेस फिर सत्ता में लौटी, उम्मीदें फिर जगीं और लगा कि पार्टी अपनी पुरानी ताकत वापस पालेगी। लेकिन धीरे धीरे राजनीति बदलने लगी। देश में क्षेत्रीय दल मजबूत हुए, गठबंधन का युग आया और कांग्रेस की वह पकड़ कमजोर पड़ने लगी जो कभी अटूट मानी जाती थी। 2004 और 2009 में कांग्रेस ने सत्ता जरूर पाई, लेकिन अब वह पहले जैसी अकेली ताकत नहीं थी। और फिर 2014 के बाद भारत की राजनीति में ऐसा बदलाव आया जिसने कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रभुत्व को लगभग तोड़ दिया। यहीं से सवाल और गहरा हो जाता है, क्या यह सिर्फ राजनीतिक बदलाव था या उस भविष्यवाणी की अगली कड़ी? आज कांग्रेस की सबसे बड़ी उम्मीद राहुल गांधी हैं,
लेकिन यही उम्मीद कई लोगों के लिए सबसे बड़ा सवाल भी है। राहुल गांधी लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, कभी यात्राओं के जरिए, कभी रैलियों के जरिए, कभी संसद में तीखे सवालों के जरिए, तो कभी सीधे जनता से संवाद करके वह खुद को आम आदमी की आवाज के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। वह बेरोजगारी, महंगाई, संविधान, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों को उठाते हैं और कांग्रेस उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में दिखाना चाहती है जो सत्ता से नहीं जनता से लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन राजनीति में सिर्फ कोशिश काफी नहीं होती। जनता का भरोसा, संगठन की ताकत और नेतृत्व की स्वीकार्यता, ये तीनों चीजें मिलकर किसी पार्टी का भविष्य तय करती हैं। और यहीं कांग्रेस सबसे ज्यादा संघर्ष करती दिखाई देती है। पार्टी के भीतर नेतृत्व को लेकर सवाल उठते रहे हैं। कई पुराने और बड़े चेहरे कांग्रेस छोड़ चुके हैं। कुछ नेता चुप हैं, कुछ नाराज हैं और कुछ अपनी राजनीतिक जमीन बचाने में लगे हैं। कई राज्यों में संगठन कमजोर दिखता है। भाजपा की तुलना में कांग्रेस का नैरेटिव अक्सर डिफेंसिव दिखाई देता है, जैसे वह अपनी कहानी सुनाने से ज्यादा सामने वाले के हमलों का जवाब देने में उलझी हुई हो। और इसी बीच 2026 को लेकर सोशल मीडिया और राजनीतिक चर्चाओं में कई तरह की बातें कही जा रही हैं। कुछ लोग इसे कांग्रेस के लिए निर्णायक वर्ष मानते हैं, एक ऐसा साल जो तय कर सकता है कि राहुल गांधी विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे बनेंगे या कांग्रेस और ज्यादा पीछे चली जाएगी। क्या राहुल गांधी जनता का भरोसा जीत पाएंगे? क्या कांग्रेस अपने पुराने नेताओं को रोक पाएगी? क्या संगठन फिर से जमीन पर खड़ा होगा? या 2026 कांग्रेस के पुनर्जन्म का साल नहीं, बल्कि उस डरावनी भविष्यवाणी की अगली कड़ी साबित होगा? कई लोग कृपात्री महाराज की कथित भविष्यवाणी को नरेंद्र मोदी से जोड़कर देखते हैं। उनके समर्थक मानते हैं कि मोदी सिर्फ एक राजनेता नहीं, बल्कि एक ऐसे नेता हैं जिनकी छवि में सत्ता और साधना दोनों का मिश्रण दिखाई देता है। उनके जीवन की कई कथाओं में युवावस्था का आध्यात्मिक झुकाव, हिमालय की यात्राएं, साधुओं के बीच समय बिताने की बातें और वैराग्य जैसे प्रसंग सुनाए जाते हैं। यही वजह है कि कुछ लोग उन्हें उस प्रतीक से जोड़ते हैं जिसमें कहा गया था कि हिमालय से निकला एक व्यक्ति आधुनिक वेशभूषा में आएगा और कांग्रेस की विचारधारा को चुनौती देगा। अब यह भविष्यवाणी थी, प्रतीक था, या लोगों की राजनीतिक व्याख्या? यह बहस का विषय हो सकता है। लेकिन इतना जरूर है कि नरेंद्र मोदी के उदय ने भारतीय राजनीति की दिशा बदल दी। 2014 के बाद सत्ता का केंद्र बदल गया, राजनीति की भाषा बदल गई और कांग्रेस की पुरानी पकड़ कमजोर होती चली गई। एक तरफ राहुल गांधी हैं जो लोकतंत्र, संविधान और सामाजिक न्याय की भाषा बोलते हैं। दूसरी तरफ मोदी हैं जो राष्ट्रवाद, धर्म, विकास और मजबूत नेतृत्व की छवि के साथ खड़े हैं। एक ओर वंश की राजनीति का आरोप, दूसरी ओर तपस्या से निकली छवि का दावा। और इसी टकराव के बीच 2026 का सवाल और भी गहरा हो जाता है। क्या कांग्रेस इस नए राजनीतिक युग में खुद को बचा पाएगी या भविष्यवाणी की कहानी और मजबूत होती जाएगी? अब पूरी कहानी को एक बार जोड़कर देखिए। 1966 का वह गौ आंदोलन, संसद के बाहर साधु संतों का प्रदर्शन, सत्ता से टकराव और फिर वह घटना जिसे आज भी कई लोग कांग्रेस की छवि पर लगे सबसे गहरे दागों में से एक मानते हैं। उसी घटना के बाद कृपात्री महाराज की कथित चेतावनी की बात सामने आती है। एक ऐसी चेतावनी जिसे कुछ लोग श्राप कहते हैं, कुछ भविष्यवाणी और कुछ सिर्फ इतिहास की एक भावनात्मक व्याख्या। फिर इंदिरा गांधी की हत्या हुई। कांग्रेस सत्ता में लौटी भी, लेकिन धीरे धीरे उसकी पकड़ कमजोर होती गई। गठबंधन का दौर आया, पुराने नेता अलग होने लगे, संगठन कमजोर पड़ा और 2014 के बाद देश की राजनीति का केंद्र पूरी तरह बदल गया। आज राहुल गांधी कांग्रेस को फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। वह जनता के बीच हैं, सवाल उठा रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन 2026 उनके लिए सिर्फ एक साल नहीं, बल्कि एक बड़ी परीक्षा की तरह दिखाई दे रहा है। शायद 2026 सिर्फ एक साल नहीं, बल्कि कांग्रेस के लिए वह आईना है जिसमें उसे अपना भविष्य साफ दिखाई देगा। अगर राहुल गांधी इस दौर में कांग्रेस को संभाल लेते हैं तो यह भविष्यवाणी टूट जाएगी। लेकिन अगर 2026 में कांग्रेस और कमजोर हुई तो लोग एक बार फिर कहेंगे, क्या सच में किसी संत की वाणी समय से आगे चल रही थी? आपको क्या लगता है, राहुल गांधी कांग्रेस को बचा पाएंगे या 2026 वह साल होगा जब यह डरावनी भविष्यवाणी सच होती दिखेगी? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।